नमस्कार, गुड मॉर्निंग इंडिया। आप देख रहे हैं एनडीटीवी इंडिया। खबरों की शुरुआत करते हैं यूपी की राजनीति के साथ, जो हर पल अब विधानसभा चुनावों की तारीख का ऐलान हो चुका है और हर पल ये राजनीति रंग बदलती हुई नजर आ रही है। समाजवादी पार्टी की बीजेपी में सेंध के बाद अब बीजेपी के पलटवार की बारी है। मुलायम सिंह यादव की छोटी बहू अपर्णा यादव आज बीजेपी में शामिल हो सकती हैं। अपर्णा यादव मुलायम सिंह यादव के छोटे बेटे प्रतीक यादव की बेटी हैं। 2017 में उन्होंने लखनऊ कैंट विधानसभा से चुनाव लड़ा था। हालांकि बीजेपी की रीता बहुगुणा जोशी ने उन्हें हरा दिया था। गौरतलब यह है कि अपर्णा यादव दिल्ली पहुंच चुकी हैं। राष्ट्रीय मुख्यालय में उन्हें शामिल आज करवाया जा सकता है। कल वैसे बीजेपी के एक नेता अरुण यादव ने ट्वीट कर ये कहा भी था कि वो बीजेपी में शामिल हो रही हैं। हमारे साथ सौरभ शुक्ला ज्यादा जानकारी के साथ जुड़ रहे हैं। सौरभ, अब इसको क्या समझा जाए? भले ही 11 नेता आप ले आए, सपा में शामिल कर लिए, कैबिनेट मंत्री भी उसमें शामिल थे, लेकिन जब एक पार्टी के मुखिया के परिवार का ही कोई सदस्य विरोधी पार्टी में जाकर शामिल हो जाए तो ये तो बड़ा झटका है। हाँ, देखिए, बिल्कुल एक झटका जरूर है और झटके से ज्यादा एक माहौल बन जाता है। अगर आपके परिवार का ही कोई सदस्य छोड़कर जा रहा है पार्टी, तो जाहिर सी बात है एक माहौल हो जाता है, चर्चा हो जाती है कि आपके परिवार में ही एकता नहीं है। 2017 में भी यही हुआ था, जब शिवपाल यादव अखिलेश यादव से अलग हो गए, इसका अच्छा खासा खामियाजा उठाना पड़ा था। देखिए, अपर्णा यादव प्रतीक यादव की पत्नी है और मतलब एक जग जाहिर बात है, शशांक की प्रतीक और अखिलेश के परिवार में बिल्कुल नहीं बनती है और आना जाना भी बहुत कम है, बातचीत भी लगभग ना के बराबर ही होती है। अपर्णा यादव 2017 में चुनाव लड़ी थी, इनको रीता बहुगुणा जोशी ने कैंट सीट से हरा दिया था। अपर्णा यादव करीबी मानी जाती रही योगी आदित्यनाथ के भी। अपर्णा यादव की एक गौशाला है, वहां पर उन्होंने निमंत्रण देकर के योगी आदित्यनाथ को बुलाया था कुछ साल पहले, तो योगी आदित्यनाथ उनके उस निमंत्रण पर गौशाला में गए भी थे। तो उसके बाद से ही अटकलें तेज थी कि अपर्णा यादव बेहद करीबी और किसी वक्त किसी मोड़ पर वो बीजेपी में शामिल हो जाएंगी। तो ये लगभग इसके लिए लोगों ने अपना मन बना रखा था, खासकर समाजवादी पार्टी ने भी। बीजेपी भी नेगोशिएशंस कर रही है। जो हमारी जानकारी है उसके मुताबिक अपर्णा यादव दिल्ली पहुंच गए हैं लखनऊ से फिलहाल, लेकिन रविवार को शशांक हमारी बात हुई थी उनसे फोन पर, तो बिल्कुल सिरे से संभावना को नकार रही थी। लेकिन राजनीति हमने देखा कैसे धर्म सिंह सैनी बोल रहे थे कि बीजेपी छोड़ के नहीं जाएंगे और अगले दिन वो सपा में शामिल हो जाते हैं। लेकिन अभी हमें पता ये भी चला है कि एक पेच फंस गया है। पेच है लखनऊ कैंट से रीता बहुगुणा जोशी अपने बेटे मयंक जोशी के लिए टिकट मांग रही हैं और अपर्णा यादव भी उसी सीट से लड़ना चाहती हैं। इसको लेकर के बीजेपी अब भी निर्णय नहीं ले सकी, ऐसा बताया जा रहा है। लेकिन देखिए, बीजेपी में आने के बाद बीजेपी के पास कई ऐसी सीटें हैं जहां से वो अपर्णा यादव को लड़ा सकती हैं। लखनऊ मध्य भी एक बहुत सेफ सीट है, लखनऊ मध्य से भी लड़ा सकती है, लखनऊ पश्चिम से भी। तो अब देखना होगा किस तरीके से उनकी ज्वाइनिंग होती है और बीजेपी उन्हें कहां से अपना सिंबल देकर के मैदान में उतारती है। बिल्कुल, तो लगभग तय है कि आज अपर्णा यादव शामिल हो जाएंगी भाजपा में। शुक्रिया सौरभ शुक्ला हम तक ये जानकारी पहुंचाने के लिए। तो बात करते हैं यूपी चुनाव में पश्चिम बंगाल कनेक्ट का। खेला होबे, ये तो आप सभी को याद होगा, और ममता बनर्जी की पार्टी टीएमसी वहां पर अच्छे खासे मार्जिन से जीती थी। पश्चिम बंगाल चुनावों का हम जिक्र कर रहे हैं और अब उत्तर प्रदेश चुनाव में भी इस कनेक्ट का इस्तेमाल होने जा रहा है। ममता बनर्जी खुद, पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री, वो उत्तर प्रदेश विधानसभा चुनावों में समाजवादी पार्टी के लिए प्रचार करती नजर आएंगी। पश्चिम बंगाल में समाजवादी पार्टी के नेता किरणमयी नंदा ने ये जानकारी दी है कि वो 8 फरवरी को उत्तर प्रदेश आएंगी और उससे पहले वो समाजवादी पार्टी अध्यक्ष के साथ एक वर्चुअल मीटिंग भी करेंगी। फरवरी ममता बनर्जी लखनऊ जाएंगे और लखनऊ में 8 फरवरी ममता बनर्जी और अखिलेश यादव दोनों एक साथ में मीटिंग के वर्चुअल मीटिंग करेंगे। इसका पास एक ज्वाइंट प्रेस कॉन्फ्रेंस होगा। इसका बाद और एक डेट फिक्स होगा, बनारस में जाके अखिलेश यादव ममता बनर्जी दोनों वर्चुअल मीटिंग करेंगे और एक ज्वाइंट प्रेस कॉन्फ्रेंस होगा। कोई सीट नहीं मांगा, पूरा सपा को समर्थन करेंगे।
पंजाब विधानसभा चुनावों से ठीक पहले प्रवर्तन निदेशालय ने पंजाब के मुख्यमंत्री चन्नी के भतीजे भूपेंद्र सिंह हनी के 10 से 12 ठिकानों पर छापेमारी की है। यह अवैध रेत खनन को लेकर छापेमारी हुई है और अब इस पर राजनीतिक बयानबाजी भी तेज हो गई है। एक विस्तृत रिपोर्ट देखिए। पंजाब के मोहाली में भूपेंद्र सिंह हनी के घर और उनके दूसरे ठिकानों पर ईडी की टीमों ने मंगलवार सुबह छापेमारी शुरू की। मोहाली के अलावा लुधियाना और पठानकोट में भी 10-12 जगहों पर छापेमारी चली। ये छापेमारी रेत के अवैध खनन को लेकर दर्ज किए गए मनी लॉन्ड्रिंग के केस से जुड़ी है। भूपेंद्र सिंह हनी पंजाब के मुख्यमंत्री चरणजीत सिंह चन्नी के रिश्ते में भतीजे हैं, इसलिए पंजाब चुनाव के ठीक पहले हुई इस रेड के सियासी मायने निकलने लगे। वेस्ट बंगाल के जब इलेक्शन हुए, ममता बनर्जी के रिश्तेदारों पे भी ऐसे ही अटैक हुए थे, सेम पैटर्न पे अब पंजाब में ईडी प्रेशराइज करने की कोशिश कर रही है, परेशानी दे रही है, हर तरीके से दबाव बनाया जा रहा है। इलेक्शन आ गए तो इनको ईडी की रेडें याद आ गई, लेकिन हम ये सब दबाव झेलने के लिए तैयार हैं। परेशानियां जितनी देंगे उतनी लेने के लिए तैयार हैं। रेत के अवैध खनन का ये मामला 2018 का है। 2018 में पंजाब के नवा शहर में रेत के अवैध खनन को लेकर पंजाब पुलिस ने केस दर्ज किया था। इस मामले में आरोपी कुदरतदीप सिंह थे, जिनकी नवा शहर में एक खदान थी। आरोप है कि कुदरतदीप सिंह ने 2 कंपनियां बनाई, जिनमें भूपेंद्र सिंह हनी भी निदेशक थे। इस केस में 26 आरोपी हैं, जिनमें ज्यादातर ट्रक ड्राइवर हैं। एफआईआर के मुताबिक पुलिस ने अवैध रेत से भरे 30 ट्रक पकड़े थे। इसी एफआईआर के आधार पर ईडी ने मनी लॉन्ड्रिंग का केस दर्ज किया था। इस मामले में तब आप नेता सुखपाल सिंह खैरा ने आरोप लगाया था कि रेत के अवैध खनन में चरणजीत सिंह चन्नी और कांग्रेस के कई मंत्रियों और विधायकों का पैसा लगा है। अब भी ऐसे ही आरोप लग रहे हैं। दुख की बात है कि मुख्यमंत्री के रिश्तेदार सैंड माफिया रेता चोरी के अंदर उनके ऊपर रेड हो रही है। राघव चड्ढा जी ने भी चन्नी साहब के उनके अपने हलके में दिखाया था कि किस तरह से वहां पे रेता चोरी हो रही थी। उसको उजागर करने के बावजूद सीएम ने, चन्नी साहब ने उस पर कोई एक्शन नहीं लिया, उल्टे उसको जस्टिफाई करने की कोशिश की। तो साफ जाहिर है कि वो और उनका परिवार जो है वो रेता माफिया में शामिल हैं। कानून अपना काम कर रहा है, सच सामने आना चाहिए। कौन रेत माफिया के साथ जुड़ा है, कौन रेत माफिया को पाल रहा है, किसके कहने पे रेत माफिया काम कर रहा है। चुनावों में मुद्दा बनाना आसान है, लेकिन उसके लिए क्या किया है, क्या नहीं किया, और इस रेत में कौन कौन शामिल है, वो समझ आना चाहिए, पता लगना चाहिए, जनता जानना चाहती है। इस छापेमारी को लेकर ईडी की तरफ से अब तक कोई आधिकारिक बयान नहीं आया है। पंजाब में चुनाव से ठीक पहले हुई इस छापेमारी से सियासी नफा नुकसान किसको होगा, ये वक्त तय करेगा, लेकिन इस कार्रवाई को किसी आम कार्रवाई से हटकर देखा जा रहा है और ये लाजमी भी है। पंजाब में अपने सहयोगी मोहम्मद गजाली के साथ नई दिल्ली से मुकेश सिंह, एनडीटीवी इंडिया। उत्तर प्रदेश चुनावों में निषादों की बिहार की पार्टी वीआईपी भी अपने उम्मीदवार उतारेगी, और वो भी भाजपा के खिलाफ। तो बिहार में बीजेपी के साथ साथ और उत्तर प्रदेश में भाजपा का विरोध। आखिर इसके पीछे की रणनीति क्या है, इसी को समझने के लिए हमारे संवाददाता मनीष कुमार ने बात की है मुकेश साहनी से। उत्तर प्रदेश के विधानसभा चुनाव में बहुत सारी बिहार के क्षेत्रीय दल हैं जो अपनी जोर आजमाइश या अपनी भाग्य आजमा रहे हैं। उसमें एक
मुकेश सहनी की वीआईपी पार्टी भी है। हालांकि मुकेश सहनी पिछले कई महीनों से उत्तर प्रदेश में काफ़ी जगहों पर सक्रिय रहे हैं। आखिरी फैसला क्या हुआ, चुनाव लड़ रहे हैं या नहीं लड़ रहे हैं? चुनाव हम लोग लड़ रहे हैं और 165 सीट का मेरा घोषणा, उससे अधिक सीट लड़ेंगे। लेकिन अभी सब तैयारी है, आज फर्स्ट फेज और सेकंड फेज का नाम का घोषणा हो जाएगा और सारे कैंडिडेट यहाँ पे आए हैं, उसको सिंबल भी मिल जाएगा और फेज बाय फेज हम लोग पूर्वांचल में अधिक सीट होगा तो उसको हम लोग तैयारी कर रहे हैं। मजबूती से वीआईपी पार्टी अपनी ताकत का एहसास कराएंगे उस लोगों को जो लोग हमें अपना कुछ नहीं समझ रहे हैं। आज जैसे आपने देखा कि किसान बिल जो हमारे किसान भाई ने आंदोलन किया, उनसे डरे और समझे तो आज कृषि कानून वापस ले। लेकिन हमारे बरसों से हमारी लड़ाई है कि निषाद को आरक्षण दिलाना और केंद्र सरकार को करना है और कहीं ना कहीं वो हमारे समाज के प्रति या हमारे प्रति सही नहीं सोच रखता है। तो हमें अपनी वजूद की लड़ाई लड़ना है। हमारा टारगेट है 25 लाख वोट किसी भी हालत में वीआईपी पार्टी को लेना है और बहुत ऐसे सीट होगा जहाँ पे हम अकेले अपने दम पर जीतेंगे। आप बीजेपी को डैमेज करने जा रहे हैं? मैं डैमेज नहीं, मैं अपने आप को लड़ने जा रहा हूं और निश्चित तौर पे हमारी लड़ाई में बीजेपी को नुकसान होना है क्योंकि बीजेपी ही पार्टी है जो समझ रहा है कि निषाद का वोट जो है मेरी जागीर है। किसी को एक एमएलसी दे देना और उसको लग जाना कि वोट हमारे साथ है तो नहीं होगा। अगर अमित शाह आपको फ़ोन करते हैं, क्योंकि हर बार आप अमित शाह के फ़ोन पे ही जो है इधर से उधर करते हैं, तो क्या आप मान जाएंगे? नहीं, इस बार आर पार की लड़ाई है। जिस तरीके से उन्होंने लड़ाई जारी किया है तो इस बार हमें लगता है कि बगैर डिसीजन का हम नहीं रुकेंगे। एक बार डिसीजन लेंगे, अगर कल मैंने कहा न, कल अगर आरक्षण लागू कर देते तो परसों हम रुक जाएंगे। लेकिन इस बार वादा से काम नहीं होना है। ये गृह मंत्री जी 2015 से वादा किए हैं और आरक्षण करना था, नहीं किए। बीजेपी आपकी पार्टी तोड़ भी सकती है विधायक, वो सब कुछ भी कर ले, मुझे उसका परवाह नहीं है। वो जो चाहेंगे वो करे। कुर्सी से प्यार नहीं करता मैं, इस निषाद समाज से प्यार करता हूँ। निषाद समाज ने हमें नेता माना इसलिए कुर्सी मिला और जिस रोज निषाद समाज हमसे दूर होगा उस रोज कुर्सी जाएगा। दुनिया का कोई ताकत नहीं है कि मेरी कुर्सी कोई हिला सके। ईडी सीबीआई ये सब का परवाह नहीं है। ये गलत काम हम करके नहीं है। गलत करके जो आएंगे उनको ना ईडी सीडी बीडी से डर है। मुझे ये सब चीज़ की आवश्यकता नहीं है और मेहनत करके यहाँ पे आए हैं और मजबूती से लड़ेंगे। योगी और अखिलेश में अगर चुनना हो तो आप किसको चुनेंगे? ना, अभी तो हमारे लिए दोनों सही नहीं है। हम दोनों को कैसे चुनेंगे? हमारे लिए नहीं। अगर अखिलेश जी को अगर बहुत ज़्यादा दर्द है तो निषाद समाज को एडॉप्ट करे, उनको कहे मैं आपकी लड़ाई लड़ना चाहता हूँ, आप हमारे साथ आइए। ऐसा तो वो कर नहीं रहे। तो मुझे लगता है 325 सीट आप क्यों लड़ रहे हैं? 250 सीट लड़ना चाहिए, बाकी सीट को देना चाहिए। आप कांग्रेस पार्टी को भी साथ रखना चाहिए। अगर आप सामाजिक न्याय की बात कर रहे हैं तो मुझे लगता है कि हम दोनों को भी चुनेंगे नहीं, हम अकेले लड़ेंगे। एनडीटीवी इंडिया में आपका स्वागत है। मैं हूं मनोरंजन भारती। सीधे चलते हैं भगवंत मान साहब के पास, जिनके नाम की घोषणा आज केजरीवाल साहब ने की है। सर, आपका बहुत बहुत शुक्रिया, आपने वक्त निकाला एनडीटीवी इंडिया से बातचीत करने के लिए। सबसे पहला सवाल आपसे है कि आज जब घोषणा हुई तो ऐसा लगा जैसे आज ही ताजपोशी हो रही हो आपकी। आप एक सांसद हैं, सांसद को चीफ मिनिस्टर का चेहरा बनाना एक बड़ी बात है, तो इस पर आप क्या कहेंगे? बहुत बहुत शुक्रिया मनोरंजन जी। आज पंजाब के इतिहास में बड़ा दिन है क्योंकि पहली बार हुआ इतिहास में कि लोगों से पूछा गया। 21.5 लाख से ज़्यादा लोगों ने विश्वास जताया। मेरा हौसला बढ़ा, मेरा विश्वास बढ़ा, मेरी जिम्मेदारी भी बढ़ गई और पार्टी ने मुझे इस काबिल समझा। उसके लिए भी मैं बहुत बहुत आभारी हूँ, धन्यवाद करता हूँ। तनदेही से जिम्मेदारी निभाऊंगा, कोई ताजपोशी नहीं। आज सिर्फ चेहरे का ऐलान हुआ है। अभी ये काम तो 10 मार्च को करेंगे, खुशियां मनाने वाला, कि जब पंजाब के लोग अपनी सरकार बनाएंगे जी, जो उनकी अपनी होगी, जिसमें फैसले उनके अपने होंगे, उनकी मर्जी के मुताबिक होंगे। आप बड़े कॉमेडियन हैं। आप कॉमेडी में कहा जाता है कि वो पंच लाइन की जो टाइमिंग बहुत परफेक्ट होनी चाहिए, लेकिन आपके पास चुनौतियां भी हैं। अभी देखा कि हमने फिरोजपुर से आंसू बांगर जो है टिकट मिलने के बाद पलट गए। पिछली बार भी देखा आप अपोजिशन, मेन अपोजिशन पार्टी थी, फिर भी पार्टी टूट गई। तो ये एक चुनौती है आपके पास। बिल्कुल है, मुझे टीम को साथ लेके चलना है। 2.25 करोड़ लोगों की टीम को साथ लेके चलना है। एक आध नेता बदल जाए कोई फर्क नहीं पड़ता, पार्टी की नीति और नीयत नहीं बदलनी चाहिए। ये कांग्रेस जो है उसकी हालत देख लो कि फिरोजपुर देहाती से अपनी सिटिंग एमएलए को छोड़कर हमारे वाले को ले रहे हैं कि जी ये नया लड़का है, इसको लड़ाते हैं। तो ये यहाँ से कांग्रेस की खस्ता हालत जो है वो भी लोगों के सामने आ रही है।
एक और चुनौती है जो कि किसान यूनियन जो संयुक्त समाज मोर्चा जो चुनावी मैदान में है, उसको लेकर के आम आदमी पार्टी ने बहुत कहा कि इतने कम समय में इसको क्यों दिया गया है पॉलिटिकल पार्टी का दर्जा चुनाव लड़ने के लिए। वो एक चुनौती है आपके लिए, इस बात से आप इनकार नहीं कर सकते। देखिए मनोरंजन जी पानी पी लीजिए सर। कोई बात नहीं। तो किसान अब इलेक्शन में जाएंगे। पहले वो कह रहे थे कि पॉलिटिकल पार्टियां जो हैं वो हमारे स्टेज पर मत आए। अब वो खुद पॉलिटिकल लड़ाई लड़ रहे हैं। लोगों को सब पता है कि कौन किसका नुकसान करने आया है, कौन कितने पानी में है। लोगों ने ऑलरेडी मन बना रखा है कि आम आदमी पार्टी को वोट देना है। इनको दिल्ली में अच्छी गवर्नमेंट चलाने का एक्सपीरियंस है। अस्पताल, बिजली, पानी, स्कूल, ये पंजाब के भी ठीक हो जाएंगे। तो उनको मैं शुभकामनाएं देता हूं। नई पार्टी बनाई है उन्होंने। और बाकी तो लोकतंत्र में लोग बड़े हैं। लोग जब चाहें आदमी अर्श पर, लोग जब चाहें आदमी फर्श पर। सही कहा आपने। आप कवि भी हैं, आप खेल के प्रेमी भी हैं। मुझे मालूम चला कि आप मैच देखना पसंद करते हैं, आप एनबीए को भी फॉलो करते हैं, आप अपने सहपाठी मित्रों को हवाई यात्रा भी कराते रहे हैं। जब भी आप पंजाब के बाहर जाते थे अपना प्रोग्राम कराने के लिए अपने दोस्तों को ले जाते थे। ये सब बात सही है या नहीं है? और आपको कहा जाता है मोबाइल नंबर बहुत याद रहता है। बिल्कुल सही जमाने में भी इतना आपने मेरे बारे में रिसर्च कर रखा है। तो मुझे मेरे दोस्त गूगल मान कहते हैं। मैं बहुत मेरे फ़ोन नंबर मेरे याद हैं और इससे मेमोरी थोड़ी अपडेटेड रहती है। एनबीए देखता हूँ, लिब्रॉन जेम्स का फ़ैन हूँ, शकील ओनील का फ़ैन जो आप खेल नहीं रहे, स्टीफन करी फेवरेट प्लेयरों में है, केडी ड्रायंट मेरे फेवरेट प्लेयरों में है, और एलए लेकर्स की टीम जो है वो मेरी फेवरेट है। तो टेनिस का फैन हूँ तब से, जब मैं गांव में होता था, जब गैब्रिला सबातीनी, मार्टिना नवरातिलोवा, बोरिस बेकर, जॉन मैकेनरो और स्टीफन एडबर्ग वगैरह खेलते थे। तो हर चीज में सीखता था मैं, धीरे धीरे सीखता गया। और उसके बाद कलाकारी में मुझे ये बातें काम भी आई कि रेडियो का मैं बहुत बड़ा फैन हूं। मैं फ्रीक्वेंसी बता सकता हूं आज भी कि 873 किलो हर्ट्ज पर जलंधर है, 819 किलो हर्ट्ज पर दिल्ली ए है, और 702 पर ऑल इंडिया रेडियो है, 666 मेगा हर्ट्ज पर दिल्ली बी है, या मैच वगैरह आते हैं, 630 किलो हर्ट्ज पर लाहौर है। तो मैं आज भी जो है वो रेडियो का फैन हूं। गाड़ी में आजकल तो गाड़ियों में रेडियो वैसे आने लगे हैं। मान साहब, आपकी कॉमेडी के वजह से आपको प्रसिद्धि मिली, लेकिन एक जो आप एक किस्सा सुनाते थे वो अपने दर्शकों के लिए चाहूंगा आप सुना दें। जंगल में चुनाव हुआ था एक बार, वो किस्सा बहुत फेमस है, वो यदि आप हमारे दर्शकों को बता सकें, चुनाव से ही रिलेटेड है। जी, एक बार जब लोकसभा जो है अड़जन हुई अनिश्चितकाल के लिए, तो वहाँ पे स्पीकर साहब के चैम्बर में वहाँ बैठते हैं, सारे चाय पीते हैं। तो स्पीकर साहब ने मुझे कहा, भगवंत जी कविता सुनाइए कोई अच्छी वाली। अब मोदी साहब वहाँ बैठे हैं, सोनिया गांधी जी बैठे हैं, मुलायम यादव जी बैठे हैं, और बड़े बड़े नेता सभी पार्टियों के बैठे हैं। अब ऐसी जगह पे क्या सुनाएं? तो मेरे दिमाग में अचानक आया, तो मैंने सुना दी। वो बहुत बढ़िया स्टायर व्यंग है वो। इसमें जो कविता है, इसमें कहीं भी इंडिया का नाम नहीं है जी, लेकिन जो सुनता है वो इंडिया से बाहर नहीं जा सकता जी। इरशाद के जानवरों ने फैसला किया डेमोक्रेसी लेके आएंगे जंगल में, लोकतंत्र। शेर अपने आप राजा बन जाता है, इलेक्शन में खड़ा हो जाए, जीत जाए तो राजा बन जाएगा, सबको हक है। तो माहौल क्या था? इलेक्शन कमीशन ने जैसे ही जंगल में चुनाव ऐलाने, अपने अपने चुनाव पर लगे जानवर जाने। शेर जी बकरी के घर गए, बोले बहन जी सत श्री अकाल है, और सुनाओ क्या हाल चाल है। बकरी बोली
हाल तो ठीक है, लेकिन मेरा दिल आज हैरान बड़ा है कि शेर मेरे आगे दोनों हाथ जोड़कर खड़ा है। शेर ने कहा, बहन जी क्यों शर्मिंदा करते हो, अब हम जंगल में एकता और अखंडता से रहेंगे, अपने मेमनों को समझा देना कि शेर अंकल अब उनको कुछ नहीं कहेंगे, आज के बाद आप अपना परिवार खुशहाल रखना, लेकिन आने वाले चुनाव में मेरे चुनाव की चिन्ह का जरा ख्याल रखना। रंग बिरंगी झंडियों से रंगा पड़ा था चंबल, रंग बिरंगी झंडियों से रंगा पड़ा था चंबल, बिल्लियां बांट रही थी चूहों को मुफ्त कंबल। गीदड़ को कहा गया आधा जंगल तेरा होगा, गीदड़ को कहा गया आधा जंगल तेरा होगा, उल्लू को बोले वोट डाल दिन में भी अंधेरा होगा। चूहों को आश्वासन दिया गया चील नहीं रहेगी, वो उनको उठा के खा जाती है। चूहों को आश्वासन दिया गया चील नहीं रहेगी, और चीलों को विश्वास दिया गया कि चूहों की सप्लाई में ढील नहीं रहेगी। अब शेर जी पूरा दिन इलेक्शन कैंपेन करके घर आते हैं, वो कहते हैं पूरा जंगल घेरनी क्या कर लिया मेरी डार्लिंग शेरनी। शेरनी ने कहा, शेर जी पति देव जी मेरा बाहर सैर पर जाने को दिल करता है, एक नरम सा नाजुक सा खरगोश खाने को दिल करता है। तो शेर ने कहा, अरे भाग्यवान ये सुन ले मेरी फरियाद, खरगोश जितने मर्जी खा लेना, लेकिन इलेक्शन के बाद, इलेक्शन के बाद। चलिए ये स्टार मैंने किया था कि इलेक्शन के बाद वो जनता को खरगोश समझते हैं जो नेता हैं, और उनको मर्जी से खाते हैं। इलेक्शन तक वो अपने हाथ जोड़ते हैं, ये कर देंगे, पिता भी कहते हैं, ताऊ भी कहते हैं, पांव हाथ भी लगाते हैं। तो ये स्टाइल था सर। चलिए, बहुत बहुत और भी बहुत सारे किस्से मुझे सुनने थे चन्नी साहब और सुखबीर बादल के साहब के बारे में जो आपने लंबी की रैली में कहा था, लेकिन आज वक्त मेरे पास इतना ही है। अब तो आप बन गए हैं तो मुलाकात होती रहेगी। आपका बहुत बहुत शुक्रिया, आपने वक्त निकाला एनडीटीवी इंडिया से बातचीत करने के लिए। बहुत बहुत मेहरबानी मनोरंजन भारती जी। थैंक यू सर। नमस्कार, एनडीटीवी इंडिया पे आपका स्वागत है। मैं हूं मनोरंजन भारती। अब सीधे मुंबई चलेंगे। वजह है कि महाराष्ट्र कांग्रेस के अध्यक्ष नाना पटोले साहब हमारे साथ हैं। सर, आपका बहुत बहुत शुक्रिया, आपने वक्त निकाला एनडीटीवी से बातचीत करने के लिए। दरअसल पटोले साहब का एक बयान जो है उसको लेकर के बीजेपी को एक मुद्दा हाथ लगा है चुनाव के इस वक्त। हालांकि पटोले साहब बोलने में घबराते नहीं हैं, गठबंधन की सरकार में है, फिर भी अकेले चुनाव, कांग्रेस के अकेले चुनाव लड़ने की बात कहते आए हैं। पटोले साहब, आपका जो ये बयान आया है कि मोदी को मार सकता हूं, गालियां भी दे सकता हूं, इसको लेकर के आपको लगता नहीं आपने बीजेपी को एक मुद्दा थमा दिया है? मनोरंजन जी, आपको पता होगा और आपके माध्यम से भी मैं देश की जनता को बताना चाहता हूं कि महाराष्ट्र में बीजेपी की जमीन खिसकते जा रही है, और बात का बतंगड़ बनाना बीजेपी की पहले से ही खासियत रही है। हमने एक गांव के बदमाश के बारे में मेरे पास कंप्लेंट लोगों ने की। मैं लोगों के समूह में था। ऑलरेडी हमारे यहाँ पर स्थानिक निकाय की चुनाव चल रहे हैं, और उसमें जब मेरा स्पीच होने के बाद मैं लोगों के बीच में गया तो लोग मेरे को वहाँ के एक गांव के बदमाश की ये किया, और उसका नाम भी मोदी, एक्चुअली उसका नाम है उमेश गर्डे उर्फ मोदी, ऐसा उसको बोला जाता है। तो मैंने तुरंत उस बात को कहा कि तुम डरने की कोई बात नहीं, मैं आपके साथ हूँ, और मैं कोई मोदी से डरता नहीं हूँ, समय है तो उसको मारेंगे भी। तो ये गुंड आदमी जो होता है, लोगों को तकलीफ देने वाला होता है, उसके बारे में आज हमारे यहाँ छानबीन भी हुई। ऑलरेडी वो तथाकथित जो मोदी था वो भी पकड़ा गया। जो लोगों ने मुझे कंप्लेंट की वो भी पुलिस ने उनके बयान दर्ज करा लिया। लेकिन महाराष्ट्र में ऐसी परिस्थिति होगी कि जो केंद्र की जो सरकार है, भाजपा की सरकार है, जिनने देश बेचने का काम शुरू किया, किसान को तकलीफ देने का काम शुरू हुआ 3 काले कानून लाकर, आज बेरोजगारों का देश, ऐसा इस देश की पहचान बनाने का काम केंद्र के बीजेपी और मोदी जी की सरकार ने किया। पटोले साहब माफी चाहता हूं, पटोले साहब, लेकिन आज पूरे महाराष्ट्र में बीजेपी ने प्रदर्शन किया। दिल्ली में बीजेपी के प्रवक्ता ने आके कहा कि फिरोजपुर के बाद एक बार फिर से प्रधानमंत्री को निशाना बनाया जा रहा है। तो इस मुद्दे को बड़ा होता जा रहा है, और चुनाव सर पे हैं, जहां पे पंजाब से लेकर के यूपी तक। नहीं, देखो, आपको याद होगा कि पंजाब में भी क्या हुआ, पूरे देश ने देखा कैसे उन्हें रूट बदले और क्या हुआ।
माननीय सुप्रीम कोर्ट ने भी उसमें इंक्वायरी लगाई है। लेकिन मैं महाराष्ट्र की बात बताना चाहूंगा कि ऑलरेडी पुलिस ने उसको पकड़ा है। हमने आज उनके ऊपर, बीजेपी के नेताओं के ऊपर एफआईआर दर्ज करने का आदेश दिया है हमारे सभी कार्यकर्ताओं को हर पुलिस स्टेशन में। प्रधानमंत्री पद की गरिमा को समाप्त करने का काम महाराष्ट्र की बीजेपी कर रही है जी। और एक गांव के बदमाश को देश के प्रधानमंत्री की तुलना देने का काम, और मतलब उस तरह आपकी का ऐसी बात कोई का मंशा बतंगड़ नहीं बनाने थी, की कोशिश, आपकी ऐसी कोई मंशा नहीं थी प्रधानमंत्री के? हमारी कोई मंशा नहीं थी। हमने नहीं, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी का कोई उल्लेख भी नहीं उसमें हमने किया। आपका जो वीडियो मेरा वायरल हुआ उसमें मैंने जो बात की है लोगों के सामने है, मैंने कुछ भी उस बात का डीएनए नहीं किया। आखिरी जो बात उस गांव के बदमाश की थी, उसको गुंडा बोलते हमारे यहाँ पर, उसके बारे में थी और उसके बारे में हमने किया था और वो पुलिस ने उसको आइडेंटिफाई भी कर लिया। तो बीजेपी जो उनके ऊपर जो लोगों ने, अब इनके ऊपर से भरोसा खत्म हो चुका है। मोदी जी के बारे में भी लोगों का विश्वास खत्म होने शुरू हो गया है और इसलिए बीजेपी मोदी जी को सिंपैथी मिले जी और बीजेपी की साख और पूरे देश में और बने, इसकी कोशिश वो बार बार करिए। पंजाब का उदाहरण आपने निकाला, पंजाब में कैसा हुआ पटोले साहब, पूरे देश ने देखा है और देश ने समझा है। पटोले साहब, दो छोटे छोटे सवाल है मेरे। एक तो क्या आप गोवा में शिवसेना और एनसीपी एक साथ चुनाव लड़ रही है, आप अकेले लड़ रहे हैं? और दूसरा, बीएमसी में क्या आप अकेले चुनाव लड़ना चाहते हैं? बस इतना ही टाइम है। देखो, अब वो हाईकमांड जी निर्णय लेंगे कि जो हाईकमांड निर्णय ले रहा है, और लेकिन स्थानिक निकायों का चुनाव हम खुद के बलबूते लड़ रहे हैं। आज भी महाराष्ट्र में जिला पंचायत के चुनाव हुए, उसमें हमने अकेले के भरोसे लड़े और महाराष्ट्र में उसके रिजल्ट भी अच्छा आ रहे हैं और इसलिए बीजेपी की जमीन खिसकते जा रही है और इसलिए बीजेपी परेशान है और बीजेपी इस तरह से कुछ भी बात का पतंग बनाकर इशू को डाइवर्ट करने की कोशिश कर रही है। चलिए, आप नाना पटोले साहब, आज इतना ही वक्त है, किसी और दिन फुर्सत में अच्छे से बात करेंगे। आपका बहुत बहुत शुक्रिया, आपने वक्त निकाला एनडीटीवी से बातचीत करने के लिए। धन्यवाद। थैंक यू। धन्यवाद। वक्त है छोटे से ब्रेक का। नमस्कार, गुड मॉर्निंग इंडिया में आपका स्वागत है। मैं हूं अदिति राजपूत और शुरुआत हम कर रहे हैं उत्तर प्रदेश की राजनीति से, जहां पर कोई पार्टी में सेंध लगा रहा है तो कोई परिवार में सेंध लगा रहा है। खबर आ रही है कि मुलायम सिंह यादव की छोटी बहू अपर्णा यादव बीजेपी में शामिल हो सकती है। अपर्णा यादव मुलायम सिंह यादव के छोटे बेटे प्रतीक यादव की पत्नी है। अपर्णा यादव 2017 में सपा के टिकट से लखनऊ कैंट विधानसभा से चुनाव लड़ी थी, लेकिन उनको बीजेपी की रीता बहुगुणा जोशी ने हरा दिया था। आपको ये भी बता दें कि अपर्णा यादव दिल्ली पहुंच चुकी हैं और बीजेपी के राष्ट्रीय मुख्यालय में उनको शामिल करवाया जा सकता है पार्टी में। कल बीजेपी के नेता अरुण यादव ने भी ट्वीट करके कहा था कि अपर्णा यादव बीजेपी में शामिल होने जा रही हैं। तो एक तरह से जिस तरह से बीजेपी में सेंध लगाई थी समाजवादी पार्टी ने, स्वामी प्रसाद मौर्य, दारा सिंह और तमाम नेता जो हैं, कितने विधायक वहां से निकल गए और इसके बाद अब समाजवादी पार्टी जो है उसके परिवार में यहाँ पर दिख रहा है, अखिलेश यादव का जो परिवार है उसमें यहाँ पर सेंध लगाती हुई बीजेपी नजर आ रही है। अपर्णा यादव आज बीजेपी में शामिल होने जा रही हैं और बताया जा रहा है कि अब वो दिल्ली भी पहुंच चुकी है। बीजेपी मुख्यालय में वो आज बीजेपी में शामिल हो सकती है, उन्हें औपचारिक सदस्यता आज दिलाई जा सकती है और ये देखना होगा आगे कि क्या इसके राजनीतिक मायने निकलते हैं, कितना इससे फर्क पड़ता है समाजवादी पार्टी को, खासकर ये देखना काफी महत्वपूर्ण होगा। और ये वो तस्वीरें हम दिखा रहे हैं आपको, ये पुरानी तस्वीरें हैं जब अपर्णा यादव की जो गौशाला थी उसमें योगी आदित्यनाथ पहुंचे थे और ये कुछ साल पुरानी तस्वीर हम आपको दिखा रहे हैं। तो परिवार में कलह की बात शुरू से सामने आई है। अपर्णा यादव और प्रतीक यादव जो हैं उनकी अपने परिवार से थोड़ा सा कम बनती है और बहुत ज़्यादा आना जाना भी नहीं है परिवार में एक दूसरे का, ये भी सुना जाता है। ऐसे में ये खबरें बहुत ज़्यादा हैरान करने वाली नहीं है, खासकर उत्तर प्रदेश के लोगों के लिए, लेकिन राजनीतिक दृष्टि से ये देखना काफ़ी महत्वपूर्ण होगा कि क्या अपर्णा यादव के बीजेपी में शामिल होने से समाजवादी पार्टी को कोई नुकसान होता है, क्योंकि परिवार की हैं वो अखिलेश यादव के, और परिवार से जब कोई बाहर निकलता है तो किस तरह का संदेश जाता है, ये देखना खासा महत्वपूर्ण होगा। तो तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं जब अखिलेश यादव
के परिवार में यहाँ पर सेंध लगती हुई नजर आ रही है। लेकिन ये वो तस्वीरें हैं जब योगी आदित्यनाथ अपर्णा यादव की गौशाला में पहुंचे थे और मुलायम सिंह यादव की छोटी बहू है, उनके जो बेटे हैं, छोटे बेटे प्रतीक यादव, उनकी पत्नी है अपर्णा यादव, और अब बीजेपी में शामिल होने की खबरें जो है उनकी वो तेज हो गई हैं, वो दिल्ली पहुंच भी चुकी हैं। हम हमारे सहयोगी सौरभ शुक्ला के पास यहाँ पर चल रहे हैं। सौरभ, ये तो कहा जा सकता है कि सपा के परिवार में सेंध है, लेकिन राजनीतिक दृष्टि से अगर तुलना स्वामी प्रसाद मौर्य, दारा सिंह जैसे कद के नेताओं से हो तो क्या वाकई ये सपा के लिए झटका होगा? देखिए, जाहिर सी बात है, माहौल बनता है कि परिवार का कोई सदस्य अगर किसी पार्टी में चला जाए, लेकिन अपर्णा यादव का ऐसा कोई पॉलिटिकल प्रेजेंस नहीं है। वो जनता के बीच नहीं रहती हैं, जनता की नेता नहीं है। उनकी यूएसपी यही है कि वो प्रतीक यादव, जो अखिलेश यादव के छोटे भाई हैं, उनकी पत्नी है। यही वजह थी कि उनको 2017 में टिकट मिला था और वो बुरी तरीके से हार गई थी। तो उनको अपना एक बार मौका दिया जा चुका है कि वो अपना मेटल साबित करें, तो वो चुनाव हार गई थी। तो कहीं ना कहीं स्वामी प्रसाद मौर्य से आप कंपेयर ही नहीं कर सकते हैं। वो 5 बार के विधायक हैं और जो बाकी लोग आए हैं 3-3, 4-4 बार के विधायक हैं। और अपर्णा यादव के इंडक्शन से बीजेपी को एक परसेप्शनल फायदा हो सकता है, पर कोई पॉलिटिकल बहुत ज्यादा समाजवादी पार्टी को नुकसान नहीं होने वाला है। जैसे कि शिवपाल जी के जाने से हुआ था। शिवपाल यादव एक बड़े नेता थे, विधायक रहे, मंत्री रहे, उनके समर्थक विधायक थे, उन लोगों ने छोड़ा तो उस समय अखिलेश यादव को नुकसान हुआ, पर अपर्णा यादव के जाने से कोई खास नुकसान नहीं होने वाला है। देखिए अदिति, अपर्णा यादव 2017 में भी चुनाव लड़ी थी, हमने जैसे बताया, लखनऊ कैंट से, और कांग्रेस और समाजवादी पार्टी की ज्वाइंट उम्मीदवार थी। उन्हें रीटा बहुगुणा जोशी ने वो चुनाव हरा दिया था। तो अब लगातार ये कहा जा रहा था और ये कयास थे लखनऊ के राजनीतिक गलियारों में कि अपर्णा यादव बीजेपी जाएंगी, क्योंकि उनकी नजदीकियां योगी आदित्यनाथ से जग जाहिर हैं। कई साल पहले योगी आदित्यनाथ को उन्होंने अपनी गौशाला में बुलाया था। योगी आदित्यनाथ उनकी गौशाला में गए भी थे। उसके बाद अपर्णा यादव ने कहा कि इसके राजनीतिक मायने नहीं निकाले जाने चाहिए, वो प्रदेश के मुख्यमंत्री हैं, और उन्होंने निमंत्रण दिया, इस पे वो आ गए। तो आज अपर्णा यादव बीजेपी में जरूर शामिल हो रही हैं। इसका एक परसेप्शनल लॉस जरूर हो सकता है समाजवादी पार्टी को, पर मुझे ऐसा नहीं लगता कि इसका बहुत ज्यादा राजनीतिक नुकसान समाजवादी पार्टी को होने जा रहा है। बिल्कुल, बहुत शुक्रिया सौरभ इस तमाम जानकारी के लिए। तो जिस तरह से सौरभ बता रहे हैं कि राजनीतिक कद की अगर बात की जाए तो बहुत ज्यादा उनकी उस तरह से प्रेजेंस नहीं है, और उनको पिछली बार मौका दिया गया था 2017 में, लेकिन वो अपनी उपयोगिता साबित नहीं कर पाई। ऐसे में देखना होगा कि एक परसेप्शन जरूर यहाँ पर क्रिएट होगा कि यादव परिवार में सेंध है, लेकिन कितना चुनावी नुकसान होगा ये आगे देखेंगे। और आगे बढ़ रहे हैं, इस वक्त ये भी खबर आ रही है कि अखिलेश यादव विधानसभा चुनाव लड़ सकते हैं, और सूत्रों के हवाले से जो खबर मिल रही है उसमें यह सामने आ रहा है कि सैफई, मैनपुरी, आजमगढ़ या इस तरह की जो सीट है वो हो सकती है अखिलेश यादव के चुनाव लड़ने की जगह। लेकिन अभी लड़ना तय है कि नहीं, इस बात पे लेकर हम सीधे रुक कर रहे हैं हमारे सीनियर एडिटर पॉलिटिकल उमाशंकर सिंह का। उमा, क्या खबर मिल रही है अखिलेश यादव को लेकर, क्योंकि ये बहुत बड़ा फैसला होता है, क्योंकि वही मुख्यमंत्री पद का चेहरा है समाजवादी पार्टी के लिए। जी बिल्कुल अदिति, जानकारी ये आई है सूत्रों के हवाले से कि अखिलेश यादव ने जो विधानसभा चुनाव है वो लड़ने का फैसला कर लिया है, लेकिन किस सीट से लड़ेंगे इस पे अभी पार्टी विचार करेगी। कोई भी ये सीट हो सकती है, लेकिन बड़ा फैसला ये है कि वो चुनाव लड़ेंगे। इससे पहले इस बात को लेकर दुविधा थी कि वो चुनाव लड़ेंगे या नहीं लड़ेंगे। हालांकि जब अखिलेश यादव से पूछा जाता था तो वो कहते थे कि पार्टी इस मामले में डिसाइड करेगी, लेकिन वो ये नहीं कहते थे कि पार्टी ने ये डिसाइड कर लिया है कि वो लड़ेंगे। तो पहली बार ये जानकारी आई है कि वो चुनाव लड़ेंगे। आपको याद होगा आदित्य कि 2012 में जब वो मुख्यमंत्री बने थे, उसके बाद वो MLC बने थे। जो विधानसभा का चुनाव है उन्होंने उस वक्त नहीं लड़ा था 2012 में। उसके पहले वो सांसद थे 2000 से, वो 2009 में भी वो सांसद थे 2012 तक। उसके बाद वो MLC बनकर जब मुख्यमंत्री बन गए थे उसके बाद उन्होंने MLC बनना पसंद किया था बजाय चुनाव लड़ने के। 2019 में वो फिर से सांसद बने हुए हैं, और अब जब विधानसभा चुनाव उत्तर प्रदेश में हो रहा है तो ऐसे में अब इस बात से दुविधा हट गई है कि वो चुनाव लड़े या न लड़े। उन्होंने ये फैसला कर लिया है कि वो विधानसभा का चुनाव लड़ेंगे। सीट को लेकर फैसला अभी होना बाकी है अदिति। जी उमाशंकर, ये इसलिए भी काफी दिलचस्प होगा क्योंकि पहली बार योगी आदित्यनाथ जो है वो भी गोरखपुर से चुनाव लड़ रहे हैं। ऐसे में काफी महत्वपूर्ण होगा और किस तरह का मुकाबला होगा उत्तर प्रदेश में, और जब अखिलेश यादव भी मैदान में होंगे तो और दिलचस्प हो जाएगी लड़ाई। जी बिल्कुल, देखिए इसमें कोई दो राय पार्टी के लोगों को नहीं लगता है कि अगर समाजवादी पार्टी जीतती है तो अखिलेश यादव ही मुख्यमंत्री होंगे। लेकिन मुझे लगता है कि जो राजनीतिक फैसला है वो इसलिए लिया गया है
ताकि किसी तरह की कोई जो दुविधा है, कोई कंफ्यूजन जो है वो न रहे वोटरों में। और जिस तरीके से सबको साथ लेकर चलने की कोशिश कर रहे हैं अखिलेश यादव, खासतौर पे छोटी छोटी पार्टियों को, तो इस लिहाज से भी ये अहम है कि वो अपना चेहरा तो पहले से दिए हुए हैं, लेकिन एक फर्म कमिटमेंट के साथ और एक इरादा अपना दिखाएं कि वो इस बात से नहीं डर रहे कि चुनाव में उनका, पर्टिकुलरली उनका, जहां से भी वो लड़ेंगे, क्या होगा। तो ये एक संदेश है अपने वोटरों को, अपने कार्यकर्ताओं को, ताकि किसी तरह का कोई कंफ्यूजन न रहे। और ये बात जहां तक सीट को लेकर है, तो ये पार्टी के गुना भाग के भीतर की बात है कि वो किस तरीके से कौन सा सीट तय करे। लेकिन जल्द ही लगता है सीटों पर फैसला भी हो जाएगा, क्योंकि जब तय कर लिया है कि चुनाव लड़ेंगे तो जाहिर सी बात है कि पार्टी के कार्यकर्ताओं को जल्द से जल्द सीट भी जानना होगा, क्योंकि चुनाव की तारीखों का ऐलान हो चुका है। अब देखना यह है कि किस सीट से वो लड़ते हैं, लेकिन एक स्पष्ट संदेश उनकी तरफ से कि वो चुनाव लड़ेंगे। बहुत शुक्रिया उमाशंकर इस तमाम जानकारी के लिए। तो अखिलेश यादव विधानसभा का चुनाव लड़ सकते हैं और सूत्रों के हवाले से ये भी खबर आ रही है कि सैफई, मैनपुरी, आजमगढ़ या इस तरह की कोई सीट हो सकती है। लेकिन ये अब तय माना जा रहा है कि अखिलेश यादव इस बार विधानसभा चुनाव लड़ेंगे। और हम जानते हैं कि योगी आदित्यनाथ गोरखपुर से चुनाव लड़ने जा रहे हैं, तो अब उत्तर प्रदेश की जो लड़ाई है वो और दिलचस्प होती हुई नजर आएगी। आगे बढ़ते हैं। पार्टी छोड़ने की अटकलों के बीच बीजेपी की सांसद रीता बहुगुणा जोशी का बयान सामने आया है। एनडीटीवी से बातचीत करते हुए उन्होंने कहा कि मैं किसी भी दल में नहीं जा रही हूं, लेकिन लखनऊ कैंट से अपने बेटे के लिए पार्टी टिकट मांग रही हूं। रीता जोशी ने यह भी कहा है कि बीजेपी का नियम है कि वो परिवार के एक ही सदस्य को टिकट देती है, ऐसे में मैं इस्तीफा तक देने को तैयार हूं। तभी रिजाइन करूंगी अगर उसको टिकट मिलेगा। मेरा ऑफर है कि भाई क्योंकि आपने निर्णय लिया है, तो यदि आप उसको कंसिडर करेंगे, टिकट देंगे, तो मैं अपनी सीट सरेंडर करूंगी, ताकि पार्टी के ऊपर ये ना रहे, कोई लांछन ना लगाए कि आपने इनको क्यों दे दिया। लेकिन अगर टिकट मिले या ना मिले, आप पार्टी में बनी रहेंगी, पार्टी के लिए काम करती रहेंगी, चुनाव प्रचार भी करेंगी पार्टी के लिए। जी। तो रीता बहुगुणा का कहना है कि उनके बेटे मयंक जो है वो लखनऊ कैंट से लगातार वहां पर मेहनत कर रहे हैं, उन्हें टिकट मिलना चाहिए। उधर पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी भी उत्तर प्रदेश विधानसभा चुनाव में नजर आने वाली है। समाजवादी पार्टी के लिए वो प्रचार करेंगी। पश्चिम बंगाल के समाजवादी पार्टी नेता किरणमयी नंदा ने कहा है कि ममता बनर्जी 8 फरवरी को लखनऊ जाएंगी और इस दौरान अखिलेश यादव के साथ एक वर्चुअल मीटिंग भी वो करने जा रही है। 8 फरवरी ममता बनर्जी लखनऊ जाएंगे और लखनऊ में 8 फरवरी ममता बनर्जी अखिलेश यादव दोनों एक साथ में मीटिंग के वर्चुअल मीटिंग करेंगे। इसका बाद एक ज्वाइंट प्रेस कॉन्फ्रेंस होगा। इसका बाद और एक डेट फिक्स होगा। बनारस में जाके अखिलेश यादव, ममता बनर्जी दोनों वर्चुअल मीटिंग करेंगे और एक ज्वाइंट प्रेस कॉन्फ्रेंस होगा। कोई चीज नहीं मांगा, पूरा सपा को समर्थन करेंगे। मुंबई में नौसेना के युद्धपोत आईएनएस रणवीर के एक हिस्से में धमाके की दुखद खबर आई। इस धमाके में 3 नौसेना कर्मियों की मौत हो गई है। खबरों के मुताबिक धमाका आईएनडी रणवीर के अंदरूनी हिस्से में हुआ है। घटना के बाद तुरंत ही बचाव कार्य शुरू किया गया और वहां लगी आग पर काबू भी अब पा लिया गया है। खबरें आ रही हैं कि जहाज को ज्यादा नुकसान फिलहाल नहीं पहुंचा है। फिलहाल जांच ये भी की जा रही है कि कितना नुकसान किया हुआ है इसका। इस हादसे में 11 नौसैनिक घायल भी हुए हैं, जिनका इलाज चल रहा है। मामले की जांच के आदेश दे दिए गए हैं कि आखिर क्या वजह रही कि रणवीर के अंदरूनी हिस्से में धमाका हुआ है। और देश प्रदेश में बात करते हैं समाजवादी पार्टी के नेता अब्दुल्ला आजम का, जो हाल ही में जेल से रिहा हुए हैं। उन्होंने कहा कि उनके परिवार पर भैंस चोरी और मुर्गा चोरी जैसे आरोप लगाए गए। उनके पिता की जब तबीयत खराब थी, आजम खान की जब तबीयत खराब थी जेल में, तो लंबा वक्त लिया गया। जब उनकी तबीयत बहुत बिगड़ गई तब तक भी उन्हें मेडिकल सुविधाएं जो है वो नहीं मुहैया कराई गई। उन्होंने ये भी कहा कि अगर वो ज्यादा बोलेंगे तो उनको फिर से जेल में डाल दिया जाएगा, लेकिन उन्हें सुप्रीम कोर्ट से न्याय मिलने की उम्मीद है। उनसे बातचीत की हमारे सहयोगी सौरभ शुक्ला ने। यूपी में 5 साल एक बहुत नाम चर्चित रहा, जिसको लेकर के उत्तर प्रदेश सरकार ने अपनी पीठ भी थपथपाई। वो नाम पूर्व कैबिनेट मंत्री और रामपुर के सांसद आजम खान साहब का, जो लगभग 23 महीने से जेल में हैं। उनके बेटे अब्दुल्ला आजम भी जेल में थे, जो 2-3 दिन पहले सीतापुर जेल से छूटकर बाहर आए। हमारे साथ बात करने के लिए अब्दुल्ला आजम एक्सक्लूसिव हैं। उन्होंने अभी तक किसी मीडिया चैनल से बात नहीं की है, वो हमारे साथ हैं। अब्दुल्ला, आपके ऊपर तमाम मुकदमे, आप और आपके फादर के ऊपर बकरी चोरी, भैंस चोरी,
जमीन कब्जे के मुकदमे, किताब चोरी, गहने चोरी, पायल चोरी, अंगूठी चोरी, मुर्गी चोरी, कागज फर्जीवाड़े, इतने सारे मुकदमे आपके ऊपर। मुकदमों की सच्चाई क्या है ये सिर्फ आप नहीं, शायद जो लोग भी हमसे वाकिफ होंगे या जो जानते होंगे वो भी इस सच्चाई को जानते हैं कि हुआ क्या है। लेकिन एक सिंगल पॉइंट एजेंडा था कि एक परिवार को बर्बाद करना है, बदनाम करना है, उसके साथ जितना अन्याय मुमकिन हो उतना अन्याय करना है, और अगर किसी को अन्याय करना है तो उसे कौन रोक सकता है। और भाई सरकार तो सरकार है, क्या कर लेगा कोई। आपके ऊपर एक बहुत बड़ा केस है जिसको लेकर के आपकी एमएलए-शिप भी गई कि आपने फर्जी दस्तावेज लगाए, अपनी उम्र ज्यादा दिखा दी, उस पर क्या कहना है आपका? वो मामला माननीय सर्वोच्च न्यायालय में चल रहा है। ये उम्मीद जता सकता हूं और पूरा भरोसा है इस बात का कि सर्वोच्च न्यायालय मेरे साथ इंसाफ करेगा। लेकिन आपके माध्यम से बहुत भरोसे के साथ आपको ये बात बता रहा हूं कि ना तो मेरी कोई जन्मतिथि गलत थी, ना तो मेरा कोई डॉक्यूमेंट फर्जी है, क्योंकि मामला सब जुडिस है, उस पर बोलने का औचित्य नहीं बनता। लेकिन बहुत जिम्मेदारी के साथ आपसे ये बात कह रहा हूँ कि मेरी कोई उम्र गलत नहीं थी और मुझे उसको गलत करने की ज़रूरत भी नहीं थी। ये बात आप भी जानते हैं कि मुझे उसे न मैंने की और ना मुझे कोई ज़रूरत थी। जो मेरे रिश्ते अखिलेश जी से हैं, उनके परिवार से हैं, इस पार्टी से हैं, अगर टिकट की ही बात होती तो क्या ऐसा नहीं है कि टिकट मुझे 2022 में अगर मैं कहता तो क्या मुझे नहीं मिलता? तो मेरे पास कोई ऐसी वजह नहीं थी कि मैं ये ऐसी कोई हरकत करता। मुझे ना तो कोई जेल जाने का शौक़ था और ना कोई ऐसी बात है कि मैंने ज़िंदगी में ये सब चीज़ें देखी ना हो कि मैं जिसकी वजह से फर्जी, और जबकि मैं ये जानता हूं कि मैं जो करता उस पर सबकी नज़र होती। क्या ये बात मुझे नहीं मालूम थी कि जो मैं करूंगा, मैंने तो एडमिट किया कि भाई एक गलती हुई और वो गलती बहुत पहले हुई, उसको करेक्शन हो गया, उसके सारे रिकॉर्ड्स मौजूद हैं। और मैं आज भी आपसे इस बात को कह रहा हूँ, माननीय सर्वोच्च न्यायालय ने इलेक्शन कराने के आदेश पर स्टे दिया ना, मामला सब जुडिस है और जब भी न्यायालय के सामने आएगा ये मेरा भरोसा है कि मुझे इंसाफ मिलेगा। जेल में अभी भी आजम खान साहब हैं और आपकी बेल सितंबर में हो गई थी सारे केसेस में, तब भी आप बाहर आने की बजाय जेल में ही थे अपने फादर का ख्याल रखने के लिए। देखिए, आपको मालूम होगा यूपी के जो हालात हैं, लॉ एंड ऑर्डर की जो सिचुएशन है, जेलों का माहौल भी मालूम होगा, कस्टोडियल डेथ जो ही है उनका ही मालूम होगा। कोविड के दौर में 9 दिन तक एक कोविड पॉजिटिव जो कि हाई रिस्क एज ग्रुप में है, डेल्टा वेरिएंट में, और कई ब्लड प्रेशर, हाइपरटेंशन और कई बीमारियों से ग्रसित है, उसकी 9 दिन इलाज में देरी करना क्यों की गई थी आप नहीं जानते? फिर मेदांता में एडमिट रहा, काफ़ी सीरियस रहे वो तो जब बहुत बात बिगड़ गई और अदालत, इन लोगों को ऐसा लगा कि कहीं ऐसा ना हो कि अदालत से करके हम इस तरीके से फंस जाएं, तो इजाज़त दी गई, वरना इजाज़त कहाँ मिल रही थी? आज़म खान साहब की जो कंडीशन हुई है, मैं कह रहा हूँ कि न जाने किसकी ऐसी दुआ लिख गई जिसकी मालिक भी नहीं दुआ टाल सका। उनकी जान बचना एक मौजज़ा है। अगर कैमरा जेल जा सकता होता तो मैं आपसे जाकर कहता कि वहाँ की सच्चाई देखिए और फिर मुझे बताइए कि एक आदमी जो 9 बार विधायक रहा हो, दूसरी बार का सांसद हो, मिनिस्टर, लीडर ऑफ अपोजिशन, सब कुछ रहा हो, जिसे बी क्लास जेल मिलना कानून हो, वो एक सी क्लास कैदी से बुरे हालातों में एक तन्हाई की कोठरी में पड़ा हुआ है। आप यहाँ पर आए, आप इस बार लड़ेंगे चुनाव विधानसभा से? ऐसा पार्टी का फैसला होगा। अखिलेश यादव से मुलाकात हुई, आपकी बात हुई? मेरा उनसे मुलाकात कोई सियासी मुलाकात नहीं थी। मेरी उनसे मुलाकात ये थी क्योंकि मेरी 2-2.5 साल से उनसे कोई मुलाकात नहीं हो सकी थी। मैं आया था तो मेरा फ़र्ज़ था कि मैं उनसे मिलता गया, तो कोई सियासी मुलाकात नहीं थी। जहाँ से पार्टी कहेगी, अगर कहेगी तो बिल्कुल लड़ूंगा, नहीं कहेगी तो जिनको कहेगी उनके लिए वोट मांगूंगा।
आप प्रचार करेंगे समाजवादी पार्टी के लिए? बिल्कुल करूंगा। क्यों दुश्मनी आजम खान साहब से आपको लगता है कि इस सरकार को है, योगी सरकार को? क्या हो गया कि मतलब तमाम जो माफिया वगैरह, धनंजय सिंह क्रिकेट खेलते हैं जिनके मुकदमे हैं, माफिया हैं? हाँ, हम भैंस चोर बकरी चोर जरूर हैं, हम माफिया नहीं हैं। और खुदा ना करे कि जिस दिन माफिया बनना हो उससे पहले का दिन जिंदगी का आखिरी दिन हो। नंबर 1, सरकार को क्या गुस्सा है? अगर ये गुस्सा है कि सब हम 17 नहीं हारे, 19 नहीं हारे, अगर सियासत इस बात को लेकर होना शुरू हो जाएगी कि अगर कोई हमारा अपोनेंट ऐसा है जिसे हम हरा नहीं सकते तो इसे मार दो, इसको बर्बाद कर दो, इसके परिवार को बर्बाद कर दो, तो ये सियासत नहीं है। बहुत से लोग चुनाव लड़ते हैं, 10 लोग एक कॉन्स्टिट्यूंसी से चुनाव लड़े, 1 जीता 9 हार गए, वो अगली बार के लिए तैयारी करते हैं। इसका ये मतलब नहीं होता कि वो 9 लोग मिलकर एक आदमी को मार डालें, ये 9 लोग मिलकर एक परिवार को बर्बाद करने पर तुल जाएं। सियासत का ये मतलब नहीं है। हमने बचपन से देखी है, बब्बा के साथ नाराजगी है। किससे? सिस्टम से। सिस्टम से क्यों नाराजगी होगी? और सरकार से नाराजगी कर लूंगा तो कल फिर जेल चला जाऊंगा। अब्दुल्ला आजम जेल से बाहर हैं, मुकदमे अदालत में है, लेकिन अब वो जनता की अदालत में मौजूद है। इनका कहना है कि वो पार्टी जहां से चुनाव लड़ाएगी वहां से चुनाव लड़ेंगे, अगर नहीं कहेगी तो नहीं लड़ेंगे, प्रचार करेंगे, मजबूती के साथ लड़ेंगे। और कह रहे हैं कि जल्द वो चाहते हैं कि आजम खान रिहा हो और उनके बीच हो। सहयोगी बिलाल के साथ लखनऊ में सौरभ शुक्ला, NDTV इंडिया। आम आदमी पार्टी ने भगवंत मान को अपना पंजाब का मुख्यमंत्री उम्मीदवार घोषित कर दिया है। मोहाली में पार्टी के संयोजक अरविंद केजरीवाल ने यह घोषणा करते हुए कहा कि मुख्यमंत्री का चेहरा चुनने के लिए हुई रायशुमारी में 93% लोगों ने भगवंत मान के नाम पर ही मुहर लगाई है। एक कॉमेडियन के तौर पर शुरुआत करने वाले भगवंत मान सीएम के चेहरे तक का सफर करने वाले अब इस मौके पर भावुक होते हुए नजर आए। आम आदमी पार्टी की तरफ से पंजाब के अगले सीएम और आम आदमी पार्टी का सीएम चेहरा औपचारिक रूप से सरदार भगवंत मान को डिक्लेयर करते हुए मुझे कुछ इस तरह धूमधाम से अरविंद केजरीवाल ने भगवंत मान को पंजाब में आम आदमी पार्टी का मुख्यमंत्री उम्मीदवार घोषित किया। कई लोगों ने मेरा नाम डाल दिया। मैंने शुरू में ही कह दिया था भी मैं रेस में नहीं हूं, तो उन वोट्स को हमने इनवैलिड डिक्लेयर कर दिया। जिसने कहा भाई अरविंद केजरीवाल, उसको हमने साइड कर दिया। उन सारे वोट्स को जो बचे उसमें 93.3% लोगों ने सरदार भगवंत मान का नाम लिया। जब भगवंत मान को मुख्यमंत्री उम्मीदवार घोषित किया गया तो भगवंत मान और उनकी मां दोनों ही भावुक हो गए। आम आदमी पार्टी के मुख्यमंत्री उम्मीदवार भगवंत मान ने NDTV से खास बातचीत में कहा कि अब ये जिम्मेदारी मिलने के बाद तालियां और गालियां दोनों उनके जिम्मे हैं। देखिए, मुझे बहुत अच्छा लग रहा है कि मुझे पार्टी ने भी मेरे पे विश्वास किया और इस काबिल समझा कि मैं मुख्यमंत्री के दायित्व को निभाऊं। और लोगों ने जो लाखों की गिनती में मेरे पे विश्वास किया, इतनी बड़ी तादाद में SMS, WhatsApp और कॉल किए, तो उससे मेरा हौसला भी बढ़ गया है, लेकिन जिम्मेदारी भी बढ़ गई है। भगवंत मान ने कॉमेडियन के तौर पर अपनी पहचान बनाई और खूब मशहूर हुए। वो 2014 से आम आदमी पार्टी से जुड़े हुए हैं और लगातार दूसरी बार संगरूर से सांसद हैं। वो फिलहाल लोकसभा में आम आदमी पार्टी के इकलौते सांसद हैं और केजरीवाल के करीबी माने जाते हैं। हालांकि विपक्ष उनको मुख्यमंत्री उम्मीदवार के तौर पर चुने जाने के तरीके पर सवाल उठा रहा है। आदरणीय साथी, एक हरियाणा की कहावत है, राजस्थान की भी, और उसे पंजाबी में भी कहा जा सकता है, घर की बही काका लिखड़ियां। अगर आप समझ पाएं तो खड़ी बोली की है, घर की बही काका लिखड़ियां। किसने वोट डाली भैया, कहां वोट पड़ी, कौन सा इलेक्शन कमीशन था, किसने उन वोटों की गिनती की, आप अपने घर में कुछ भी लिख लीजिए,
उसके मायने क्या हैं? 2017 में आम आदमी पार्टी अच्छी संभावना माने जाने के बावजूद सरकार नहीं बना पाई थी और इसका एक बड़ा कारण माना गया कि आम आदमी पार्टी ने मुख्यमंत्री उम्मीदवार घोषित नहीं किया था। इसलिए इस बार पार्टी ने अपने सबसे मशहूर चेहरे भगवंत मान को अपना चेहरा बनाया है। आम आदमी पार्टी पर पंजाब में बाहरी होने के भी आरोप लगते हैं। इसका एक बड़ा कारण यह है कि कुछ लोगों को लगता है या फिर विरोधी दल आरोप लगाते हैं कि पंजाब में अगर आम आदमी पार्टी जीती तो अरविंद केजरीवाल दिल्ली छोड़कर पंजाब के मुख्यमंत्री बन जाएंगे। अब भगवंत मान को मुख्यमंत्री उम्मीदवार घोषित करके आम आदमी पार्टी ने इन आरोपों का जवाब देने की भी कोशिश की है। दिल्ली से उमाशंकर सिंह और मोहाली से अपने कैमरा सहयोगी अश्विनी मेहरा के साथ मैं शरद शर्मा, एनडीटीवी इंडिया। और अब वक्त हो गया है टॉप 5 का। रोज हम आपको 5 खबरें दिखाते हैं और आप चुन सकते हैं अपनी पसंद की खबर। तो आज पहली खबर है, क्या बीजेपी का दामन थामेंगी मुलायम सिंह यादव की बहू अपर्णा यादव। दूसरी खबर, विधानसभा चुनाव लड़ने की अखिलेश यादव की खबरें अब सामने आ रही हैं और सूत्रों से हवाले से यह भी खबर मिल रही है कि सैफैया मैनपुरी जैसी जगहों से वो चुनाव लड़ सकते हैं। तीसरी खबर, रीता बहुगुणा जोशी अपने बेटे के लिए टिकट मांग रही है और इसके लिए वो अपनी सीट भी छोड़ने के लिए तैयार है। चौथी खबर, आईएनएस रणवीर में धमाका हुआ है जिसमें 3 नौसैनिकों की मौत हो गई है। पांचवी खबर, पैंगोंग के पास चीन बना रहा है अवैध पुल और इसके अलावा अवैध बस्तियां भी बनाने का काम जारी है। तो एक बार फिर से चीन की नापाक हरकत सामने आई है। आप इन 5 खबरों में से अपनी पसंद की खबर चुन सकते हैं।